नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संपदा 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक। श्री मोदी ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूहों ने देश की महान सेवा की। प्रधानमंत्री ने तंजावुर गुड़िया की बिक्री और उसकी जीआई टैग की सफलता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा के तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की राशि कल जारी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल पहुंचा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम मुंबई में शुरू हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साहस और समर्पण को नमन किया। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी के ढाका से रवाना होने के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज से फिर शुरू। 4 भारतीय सहित 22 यात्रियों को लेकर जा रहा नेपाल का विमान लापता। और आईपीएल क्रिकेट का खिताबी मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत का स्टार्टअप तंत्र केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप जगत में सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा मार्गदर्शक स्टार्टअप को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है और नव उद्यमों के संस्थापकों को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पद्म सम्मान से पुरस्कृत और सफल उद्यमी श्रीधर वेम्बू का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सफलता के पीछे युवा शक्ति, प्रतिभा और सरकार का मिलाजुला प्रयास है। श्रीधर वेम्बू जी को हाल ही में पद्म सम्मान मिला है। वह खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अब उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को ग्रूम करने का भी बीड़ा उठाया है। श्रीधर जी ने अपना काम ग्रामीण इलाके से शुरू किया है। वे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रहकर इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री मोदी ने मीरा शेनॉय का भी जिक्र किया। मीरा ग्रामीण, जनजातीय और दिव्यांग युवाओं के लिए बाजार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं।
मीरा शेनॉय जी भी ऐसी एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर के स्वयं सहायता समूह से मिले उपहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद का स्नेह भी है। ये तंजावुर की विशेष गुड़िया है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुड़िया खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुत्कल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं से अपने क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का पता लगाने और उनके उत्पादों के बारे में सूचना एकत्र करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने एक बालिका कल्पना का उदाहरण दिया, जिसका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से परिपूर्ण है। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है, लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो भाषाई विविधता को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू का उदाहरण दिया। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहां कुछ लोग यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से बहुत दुखी हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ ऐसे अनेक श्रद्धालु हैं जो बाबा केदार धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा।
कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है मानवता के लिए योग। देश में अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 75 प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। प्रधानमंत्री ने सभी से पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाने और कोरोना संबंधी आवश्यक सावधानी बरतने का भी आग्रह किया। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालात पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने शहर, कस्बे या गांव में किसी विशेष स्थान पर योग दिवस मनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कुछ जापानी लोगों का भी उदाहरण दिया जिनका भारत के प्रति अगाध लगाव और प्रेम है। हिरोशी कोइके जाने माने कला निर्देशक हैं। उन्होंने महाभारत परियोजना का निर्देशन किया है। इस परियोजना की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 वर्ष से निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व से ऊपर उठकर समाज सेवा का मंत्र भारतीय मूल्यों और संस्कारों का अंग है। श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़कर ही समाज सशक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ कल वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक जारी करेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों के लिए ये योजना बड़ा सहारा बनी है। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को खोना पड़ा, लेकिन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत
सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नाव जिले की जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया, जनपद उन्नाव में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता अभिभावकों को खोया है और उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे के प्रारंभ से उसकी शिक्षा से लेके उसकी उच्च शिक्षा तक का पूरा सहयोग सरकार द्वारा बच्चे का किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे की पढ़ाई से लेके उसके रहने का, उसकी उच्च शिक्षा में अगर वो एजुकेशन लोन तक भी लेता है तो वो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 441 बच्चों को केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सरकारी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी शुभारंभ किया। आयुर्वेद के महत्व की व्याख्या करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत गांवों का देश है और गांव में आज भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है। उसका स्थान अब तक किसी भी चिकित्सा पद्धति ने नहीं लिया है। देश के लोगों की अपेक्षा है कि लोगों के उपचार एवं महामारी विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता को बढ़ाया है। हमारे जीवन का परम ध्येय है सुखी जीवन जीना और दीर्घायु प्राप्त करना। आयुर्वेद इस ध्येय को प्राप्त करने का एक सरल और सुगम उपाय है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस कार्यक्रम में जाने माने वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा को आजीवन उपलब्धि सम्मान प्रदान किया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सप्ताह भर के इस द्विवार्षिक समारोह में वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म प्रभाग परिसर में किया जाएगा। इनमें से 35 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय, 67 फिल्में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और 18 फिल्में प्रिज्म श्रेणी में रखी गई हैं। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप की कुल संपदा 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक। श्री मोदी ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूहों ने देश की महान सेवा की। प्रधानमंत्री ने तंजावुर गुड़िया की बिक्री और उसकी जीआई टैग की सफलता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने के लिए आमजनों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा के तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की राशि कल जारी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल पहुंचा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम मुंबई में शुरू हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साहस और समर्पण को नमन किया।
मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी के ढाका से रवाना होने के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू। 4 भारतीय सहित 22 यात्रियों को लेकर जा रहा नेपाल का विमान लापता और आईपीएल क्रिकेट का खिताबी मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष के बाद आज फिर से शुरू हो गई। 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को आज ढाका छावनी स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के फैलने के बाद दोनों देशों के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं 2 साल से अधिक समय तक निलंबित रहीं। नेपाल में आज सुबह निजी एयरलाइंस का यात्री विमान लापता हो गया। इस विमान में 4 भारतीयों और 3 जापानी सहित 22 लोग सवार थे। तारा एयर 9 NAET के 2 इंजन वाले विमान का पोखरा से जोमसोम जाते समय रडार से संपर्क टूट गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विमान के मुस्तांग जिले में लीते के टीटी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। लापता विमान के संबंध में एक आपातकालीन हॉटलाइन नंबर जारी किया गया है। हॉटलाइन नंबर है 9811070021। इससे पहले 977 लगाना न भूलें। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। पूरा विश्व इस दिवस पर सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करता है। 1948 के बाद से 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने भाग लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शाब के साथ एक भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। ये भेंटवार्ता आज रात 10:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक। आज स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जयंती है। उनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में कन्हैया लाल ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़े। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो कन्हैया लाल ने उसी दिन विकास समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। कन्हैया लाल के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वो समाज के नैतिक विकास के लिए लिखा करते थे। एक बार नेहरू जी ने प्रभाकर से पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस पर प्रभाकर ने उत्तर दिया, पंडित जी, अब हमारा देश बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांधों और भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ईंटों और गारे की बनी संरचनाएं मनुष्यों से ऊंची हो रही हैं। ऐसा समय आएगा जब राष्ट्र को महान नेताओं की जरूरत होगी। मैं ऐसे साहित्य के लेखन में व्यस्त हूँ जिससे भविष्य में नेतृत्व के पनपने में सहायता मिलेगी। कन्हैया लाल की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार प्रमुख हैं। कन्हैया लाल देश की जनता के लिए निरंतर लेखन करते रहे और 1995 में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को हमारा शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था।
पेशे से पत्रकार लोकराम राष्ट्रवादी लेख लिखा करते थे, जिन पर कई बार ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंध लगा देते थे। वे नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। लोकराम का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ। संस्कृत भाषा में लोकराम की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के कारण 15 बरस की उम्र में वो अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उन्हें बंग भंग विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलवाया गया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृह नगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े। लोकराम ने 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकराम के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक संगठन रास मंडली बनाया। इसके उपरांत लोकराम ने अरबी लिपि के बजाय देवनागरी लिपि में सिंध भास्कर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर हिंदू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को जब्त कर लिया। लोकराम नयन राम शर्मा कई बार जेल गए, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बीमार हो गए। 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा को हमारा नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सोमाय सोरेन का भी स्मरण कर रहे हैं। वो झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और दुमका जेल भेज दिया गया। जेल में ही 29 मई 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद सोमाय सोरेन को हमारा नमन। हम शहीद इस्सा मोहम्मद को भी आज याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक मुठभेड़ में कंपनी सेना ने मोहम्मद को पकड़ लिया। 29 मई 1858 को उन्हें आजीवन कैद की सजा देकर निर्वासित कर दिया गया। हिरासत से निकलने का प्रयास करते समय 1859 में मोहम्मद को गोली मार दी गई। शहीद मोहम्मद को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आईपीएल क्रिकेट का खिताबी मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल पहुंचा। राज्य में आमतौर पर मानसून 1 जून तक दस्तक देता है। इससे पहले मौसम विभाग ने 27 मई को मानसून की भविष्यवाणी की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संपदा 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक। श्री मोदी ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूहों ने देश की महान सेवा की। प्रधानमंत्री ने देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की राशि कल जारी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया जाए। और दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल पहुंचा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।